Welcome to MEDIA classes. This is third lecture of magnetism and matter class 12 physics chapter number 5. Now previous lecture में हमने अर्थ के मैग्नेटिज्म से रिलेटेड चीज देखा था. ओके, नाउ स्टार्ट करते हैं कि अर्थ मैग्नेट की तरह बिहेव क्यों करता है. वाई अर्थ बिहेव एज अ मैग्नेट. इसके लिए बहुत सारा कंसेप्ट है. स्टार्टिंग में अलग अलग कंसेप्ट आते थे, बट सबसे वेल प्रूफ एंड सबसे मॉडर्न कंसेप्ट है कि अर्थ के कोर में क्या अवेलेबल होता है. अर्थ के कोर में यानी मिडिल कोर जो सेंट्रल कोर है उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ मोल्टेन स्टेट में मेटल्स अवेलेबल होता है. खास करके आयरन एंड निकेल, ये दो चीज सबसे ज्यादा अर्थ के कोर में फ्लूइड के फॉर्म, दैट इज कॉल्ड द मेटालिक फ्लूइड. अर्थ के कोर में मेटालिक फ्लूइड होता है जिसमें सबसे ज्यादा अमाउंट आयरन एंड निकेल का होता है. उसके अलावा भी सब्सटेंसेज होते हैं, कोबाल्ट है, मैंगनीज है. दे आर सेवरल मेटल्स आर देयर व्हिच आर फाउंड इन मोल्टेन स्टेट इनसाइड द कोर ऑफ द अर्थ. नाउ मेटल्स के पास क्या होते हैं? ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रॉन्स होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. नाउ अर्थ रोटेट कर रहा है, अर्थ रोटेट भी कर रहा है एंड रिवॉल्व भी कर रहा है. सो ड्यू टू दी रोटेशन ऑफ अर्थ ये जो फ्लूइड है वो भी क्या होता है, मूव करता है. जैसे कि ग्लास में पानी, मान लो कि वाटर फिलअप है एंड किसी चीज से हम स्टायर करते हैं तो क्या होता है, वो वाटर वो घूमता है. लाइक द सेम अर्थ जब रोटेट होता है, इन दैट कंडीशन ये जो मेटालिक फ्लूइड है ये भी साथ में सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है. इट ऑल्सो मूव्स. मेटल्स में लार्ज अमाउंट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. सो इसका मतलब हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ पे. नाउ ड्यू टू द मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल करंट प्रोड्यूस होता है. ओके, चार्ज फ्लो करेगा तो करंट प्रोड्यूस होगा. इट मीन्स कि कोर में करंट इंड्यूस होता है. एंड अकॉर्डिंग टू ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट, करंट जहां भी होगा वहां पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ. तो कोर में इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण से, मेटालिक फ्लूइड मूवमेंट के कारण से करंट प्रोड्यूस हुआ. वो करंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया. दैट करंट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड. एंड ये माना जाता है कि ये जो कन्वेक्टिव मोशन यानी जो मेटालिक फ्लूइड का मोशन है उसके कारण जो करंट प्रोड्यूस हुआ, उस करंट के कारण से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, दैट मैग्नेटिक फील्ड इज द कॉज ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म. वही मैग्नेटिक फील्ड अर्थ के मैग्नेटिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है. ओके, सो दिस इज द कॉज. और ये जो कन्वेक्टिव मोशन है, क्लास 11th में पढ़े होंगे, कन्वेक्शन, कंडक्शन एंड रेडिएशन. कन्वेक्शन में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स एक जगह से दूसरे जगह मूव करता है. ठीक है, टू फ्लो, टू कैरी समथिंग. सो द कन्वेक्शन के कारण से क्या होता है, इसमें करंट प्रोड्यूस होता है. दिस इफेक्ट इज नोन एज डायनामो इफेक्ट. ये जो मेटालिक फ्लूइड के सर्कुलेशन से करंट से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, इसको डायनामो इफेक्ट बोलते हैं. जैसे डायनामो क्या होता है, रोटेट होकर के एनर्जी प्रोड्यूस करता है. लाइक द सेम इसमें भी ये जो फ्लूइड है वो रोटेट करके मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है. दैट्स वाई इसको डायनामो इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं. तो हम दूसरे लैंग्वेज बोल सकते हैं कि अर्थ मैग्नेटिज्म इज ड्यू टू दी व्हाट, इलेक्ट्रिक करंट. कौन प्रोड्यूस करता है? ड्यू टू द कन्वेक्टिव मोशन ऑफ मेटालिक फ्लूइड. ये जो मेटालिक फ्लूइड है जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है उसके कारण से. सो द सोर्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म, सोर्स ऑफ अर्थ magnetism, that is dynamo effect.
दिस इज नॉन एज डायनेमो इफेक्ट. ओके, सो ये अर्थ के सोर्स का कारण हम लिख भी सकते हैं कि अर्थ मैग्नेटिज्म इज ड्यू टू द इलेक्ट्रिक current produced due to convective motion of metallic fluid. खास करके जो आयरन एंड निकेल है, ठीक है, दैट इज मोस्टली आयरन एंड निकेल, ठीक है. इसके सर्कुलेशन के कारण से कहां पे ये मूव करता है, कन्वेक्टिव मोशन ऑफ मेटेलिक फ्लूइड इन अर्थ कोर. दिस इफेक्ट इज नोन एज दिस इफेक्ट इज नोन एज डायनेमो इफेक्ट. यानी सबसे वेल प्रूव्ड जो अभी तक का थियरी है कि व्हाई अर्थ बिहेव एज अ मैग्नेट, वो यही है, उसके कोर में मेटेलिक फ्लूइड के मोशन के कारण से. नाउ अब अर्थ मैग्नेटिज्म के कुछ पार्ट्स होते हैं, उसके बाद में हम उसके कंपोनेंट्स पढ़ेंगे, ठीक है. ये तो अर्थ मैग्नेटिज्म का एक रीजन हो गया. नाउ अर्थ मैग्नेट, अर्थ इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है, ठीक है, जिसको हम ज्योग्राफिकल नॉर्थ बोलते हैं एंड ये आपका ज्योग्राफिकल साउथ है. एंड एक और चीज देखा हमने कि जो मैग्नेट, इफ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट को अगर छोड़ दूं तो वो एग्जैक्टली नॉर्थ एंड साउथ में नहीं होता, थोड़ा सा कुछ एंगल पे टिल्ड रहता है. यानी मान लीजिए अभी आगे हम पढ़े भी इस एंगल को, मैग्नेट ऐसे है तो मैग्नेट का एक्सिस कौन सा होगा, ये. सो ये मैग्नेटिक नॉर्थ पोल एंड ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल बोलते हैं इसको. मैं इसको सोर्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म में ही का आप देख लिया. नाउ कुछ टर्म्स पढ़ेंगे एंड देन आफ्टर अर्थ मैग्नेटिज्म को के जो पार्ट्स हैं उसको हम एक्सप्लेन करेंगे. तो फर्स्ट हम ये देख लेते हैं कि अर्थ में ये क्या है, दिस इज ज्योग्राफिकल इक्वेटर. ओके, ये इक्वेटोरियल लाइन है एंड ये ज्योग्राफिकल पोल जो कि नॉर्थ पोल है. मैग्नेट हमेशा ही कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन पे स्टॉप होता है, बताया था, ये हमारे अर्थ के एक्सिस पे झुके होने के कारण से होता है, ठीक है. ये एक्सिस, सो ये नॉर्थ पोल है, दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल एंड दिस इज मैग्नेटिक साउथ पोल. अपना अर्थ का नॉर्थ साउथ पोल ये है, लेकिन जो मैग्नेट, फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट होता है वो हमेशा ही कुछ किसी न किसी एंगल पे होता है, ठीक है. दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक नॉर्थ एंड मैग्नेटिक साउथ. अब यहां से दो टर्म निकल के आते हैं. अब देखिए, जैसे ये ज्योग्राफिकल इक्वेटर था, लाइक द सेम इस ये जो ये क्या करेगा, इस लाइन का परपेंडिकुलर है, जैसे इस लाइन का परपेंडिकुलर इक्वेटर था, लाइक द सेम इस लाइन का जो परपेंडिकुलर है, सो दिस इज नॉन एज मैग्नेटिक इक्वेटर. ये मैग्नेटिक पोल एंड दिस इज नॉन एज मैग्नेटिक इक्वेटर. ओके, नाउ यहां से दो टर्म डिफाइन करना. व्हाट इज ज्योग्राफिकल मेरिडियन, ज्योग्राफिकल
मेरिडियन। ओके, नाउ अब देखिए, अर्थ किसी न किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा होगा, अपने वर्टिकल एक्सिस के अबाउट। इस एक्सिस, ये जो अर्थ का एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये जिस प्लेन में लाई करता है, अर्थ का एक्सिस ऑफ रोटेशन जिस प्लेन में लाई करता है, दैट प्लेन is known as geographical meridian। यानी जिस एक्सिस में, सपोज मान लीजिए ये पूरा अर्थ है, ये अर्थ का एक्सिस है, ठीक है। मैं अगर बीच से इसको कट कर दूं तो मुझे प्लेन कैसा दिखाई देगा, ऐसा एक्सिस दिखाई देगा, और ये दिखाई देगा कि ये एक्सिस इस प्लेन में लाई कर रहा है। तो ये एक्सिस किस प्लेन में लाई कर रहा है, अर्थ का इस वाले प्लेन में। सो दिस प्लेन इज नोन एज ज्योग्राफिकल मेरिडियन। यानी जिस प्लेन में अर्थ का एक्सिस ऑफ रोटेशन लाई कर रहा है, उस प्लेन को हम ज्योग्राफिकल मेरिडियन बोलते हैं। एंड सिमिलरली मैग्नेट कहां पे है, इस पे। तो मैग्नेट ऐसे है, इस टाइप से। अगर मैं बीच से कट करूं तो हमें ऐसा एक्सिस के साथ दिखाई देगा। तो मैग्नेटिक एक्सिस, ये जो एक्सिस है, ये एक्सिस है ना, मैग्नेटिक एक्सिस जिस प्लेन में लाई करता है, यानी ये वाला, उस प्लेन को मैग्नेटिक मेरिडियन बोलते हैं। यानी मैग्नेटिक मेरिडियन एंड ज्योग्राफिकल मेरिडियन सिर्फ एक प्लेन है, ठीक है। मैग्नेटिक एक्सिस जिस प्लेन में होता, उस प्लेन को बोलते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। एंड अर्थ का एक्सिस, जिस अर्थ मैग्नेटिज्म का जो एक्सिस जिस प्लेन में होता है, दैट प्लेन इज नॉन एज ज्योग्राफिकल मेरिडियन। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, द प्लेन consisting the axis of rotation of earth, या दूसरे लैंग्वेज में जिस प्लेन में अर्थ का ज्योग्राफिकल पोल्स लाई करता है, ठीक है। कंसिस्टिंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ, और ऐसा भी लिख सकते हैं कंसिस्टिंग द ज्योग्राफिकल पोल इज नॉन एज ज्योग्राफिकल मेरिडियन। और ऑब्वियस सी बात है, ये प्लेन पास किससे होगा, नॉर्थ एंड साउथ पोल से। तो ऐसा ही बोल सकते हैं, द प्लेन पासिंग थ्रू द पोल्स ऑफ अर्थ मैग्नेट इज नॉन एज ज्योग्राफिकल मेरिडियन, ठीक है। सिमिलरली दूसरा टर्म है आपका कौन सा मेरिडियन, दैट इज मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन। सो जिस प्लेन में, ये क्या है, मैग्नेट का एक्सिस है, तो मैग्नेट के एक्सिस को जो प्लेन कंसिस्ट करता है, उस प्लेन को हम मैग्नेटिक मेरिडियन बोलते हैं। सो द प्लेन कंसिस्टिंग द एक्सिस ऑफ freely suspended magnet, freely suspended, क्यों, क्योंकि ऐसा नहीं कि मैग्नेट को सीधा रख दो, मैं मैग्नेट को ऐसे रख दिया और ये प्लेन ले लिया, ऐसा नहीं। एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट मान लिया ऐसे रुका, तो ये जो प्लेन है, दिस प्लेन इज नॉन एज मैग्नेटिक मेरिडियन। और अगर नॉर्थ का साउथ पोल ऐसे है, तो ये जो प्लेन है, ये कहलाता है आपका ज्योग्राफिकल मेरिडियन। सो फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट इज known as
मैग्नेटिक मेरिडियन, इसको हम मैग्नेटिक मेरिडियन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक मेरिडियन और ये जो मेरिडियन है वो सिंपली क्या है, एक आपका प्लेन है। ठीक है, जो इस दोनों को एक्सिस को कंसिस्ट करता है। ये मैग्नेटिक इक्वेटर, ये आपका ज्योग्राफिकल इक्वेटर। नाउ अब ये समझने के बाद आते हैं कि अर्थ, एलिमेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म, यानी अर्थ मैग्नेटिज्म को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ टर्म्स, 3 टर्म्स को हम स्टडी करते हैं। ठीक है, सो एलिमेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म, क्लियर? ये सिर्फ एक प्लेन है जो एक इसको एक्सिस को कंसिस्ट करता है, एक इसके एक्सिस को कंसिस्ट करता है। नाउ एलिमेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म 3 है। पहला है एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, फर्स्ट वन इज एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। सो एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म, अर्थ मैग्नेटिज्म का एलिमेंट, फर्स्ट वन एंगल ऑफ डिक्लिनेशन indicated by capital D. Okay, denoted by capital D. What is angle of declination? अभी हमने 2 प्लेन पढ़ा, that is magnetic meridian and geographical meridian. तो magnetic meridian and geographical meridian के बीच जो एंगल होता है, that angle is known as angle of declination. So the angle between magnetic meridian and geographical meridian is known as angle of declination. देखिए कैसे, ये अपना अर्थ था, अर्थ में ये नॉर्थ है एंड फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट। तो ये जो प्लेन है, यानी बात करो ये प्लेन का, ये प्लेन कौन सा होगा, दिस प्लेन इज ज्योग्राफिकल मेरिडियन। और मैग्नेट किधर आके टिका था, ऐसे, ये मैग्नेट का एक्सिस है, तो ये कौन सा प्लेन होगा, दिस इज कॉल्ड जो मैग्नेटिक मेरिडियन। नाउ मैग्नेटिक मेरिडियन एंड ज्योग्राफिकल मेरिडियन के बीच जो एंगल है, दिस एंगल इज डिनोटेड बाय एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। एंड ये सब जगह सेम नहीं होता है, जैसे जैसे अभी देखने में लग रहा होगा कि ये एंगल सेम है, बट अर्थ के अलग अलग सरफेस पे एंगल ऑफ डिक्लिनेशन का वैल्यू जो होता है, दैट इज वो आपका अलग अलग होता है। एंगल ऑफ डिक्लिनेशन इज डिफरेंट एट डिफरेंट एंगल। तो पहले तो डिफाइन हमने देख लिया कि ज्योग्राफिकल मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच जो एंगल सबटेंड होता है, दैट इज नॉन एज एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। ओके, नाउ एंगल ऑफ डिक्लिनेशन इज डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेस ऑन अर्थ सरफेस, यानी कोई कहाँ खड़ा है उस पर डिपेंड करता है। अभी हम बताएंगे कि अपना इंडिया का भी एंगल ऑफ डिक्लिनेशन जो है वो अलग है, जैसे हर एक कंट्री के लिए एंगल ऑफ डिक्लिनेशन अलग है, बिकॉज ग्लोब पे हर एक कंट्री का लोकेशन क्या आपका डिफरेंट डिफरेंट है। सो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन are different at different place on
अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस पे हर एक पॉइंट पे एंगल ऑफ डिक्लिनेशन का वैल्यू सेम है। कहने का मतलब हुआ कि इंडिया में अगर मैं फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट को फ्रीली रोटेट करूं तो ये मान लीजिए यहाँ आके रुका, तो ऐसा नहीं कि यूनिवर्स में सब जगह मतलब अर्थ पे सब जगह ऐसा होगा, हो सकता है किसी जगह ऐसे भी हो, किसी जगह ऐसे भी हो। यानी ये जो एंगल है फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट का वो प्लेस टू प्लेस अलग अलग होता है। दैट्स व्हाई एंगल ऑफ डिक्लिनेशन अर्थ के हर एक प्लेस पे डिफरेंट डिफरेंट होता है। हर एक प्लेस का मतलब ऐसा नहीं कि अभी यहाँ पे 1 किलोमीटर पे अलग हो जाएगा, इतना कम का डिफरेंस नहीं होता है। यानी जैसे मान लीजिए कि इंडिया है तो इंडिया का लोकेशन कुछ और होगा, अलग अलग कंट्री का जो है आपका डिफरेंट डिफरेंट एंगल ऑफ डिक्लिनेशन हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि 500 किलोमीटर जाने पे एंगल ऑफ डिक्लिनेशन चेंज हो जाए, बिकॉज लोकेशन की बात होती है। ये जो अर्थ है उस पे मान लीजिए इंडिया यहाँ पे, दूसरा कंट्री यहाँ पे, तीसरा कंट्री यहाँ पे, बहुत सारे लोकेशंस हैं, ठीक है। तो अर्थ सरफेस पे अलग अलग पॉइंट पे जो वैल्यू होता है वो अलग अलग होता है। नाउ एंगल ऑफ डिक्लिनेशन का सबसे वैल्यू ज्यादा कहाँ पे होता है? लैटिट्यूड पे, यानी जितना ऊपर जाओगे उतना ज्यादा एंगल ऑफ डिक्लिनेशन होता है। सो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन इज ग्रेटर एट लैटिट्यूड, ग्रेटर एट, जितना ज्यादा आप ऊपर जाओगे, ठीक है, उतना ज्यादा क्या होगा, उसका वैल्यू बड़ा होगा। एंड मिनिमम एट इक्वेटर, इक्वेटर पर सबसे कम, दैट इज इक्वेटर पर उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 0, या नियर बाय इक्वेटर डिक्लिनेशन का वैल्यू सबसे कम, एंड नियर बाय जो आपका जितना ज्यादा एल्टीट्यूड या हाइट पे जाएंगे उतना ज्यादा डिक्लिनेशन का वैल्यू अलग है। अपना इंडिया में बात करें, यानी एंगल ऑफ डिक्लिनेशन इन इंडिया इज अप्रोक्सीमेट 0 डिग्री 41 मिनट ईस्ट इन दिल्ली। दिल्ली में एंगल ऑफ डिक्लिनेशन का वैल्यू सिर्फ 0 मतलब 0.45 यानी 0 डिग्री 41 मिनट का है। सो द डिक्लिनेशन इन इंडिया, द डिक्लिनेशन इन इंडिया, इंडिया में जो डिक्लिनेशन है वो आपका काफी स्मॉल है। इन इंडिया इज वेरी स्मॉल एंड इट इज, देखिए कितना कम है, 0 डिग्री 41 मिनट। बताया था मिनट सेकेंड में भी एंगल्स होते हैं। सो 0 डिग्री 41 मिनट ईस्ट इन दिल्ली, दिल्ली में, एंड 0 डिग्री 58 मिनट वेस्ट इन मुंबई। जबकि हमने स्टैंडर्ड 11.3 देखा था कि डिक्लिनेशन एंगल जो है मतलब जो एक्सिस होते हैं वो 11.3 के आसपास है, लेकिन वो फिक्स नहीं होता है। पता था ना कि फ्री सस्पेंडेड मैग्नेट जो है वो अपने ट्रू नॉर्थ के साथ में कितना 11.3 डिग्री का एंगल बनाता है। प्रीवियस लेक्चर में हमने उसको स्टडी किया था, ठीक है। तो अपने इंडिया में एंगल ऑफ डिक्लिनेशन काफी कम है, ठीक है। जैसे जैसे आप लैटिट्यूड के ऊपर जाओगे, जो कंट्रीज हैं वहां पे डिक्लिनेशन का वैल्यू क्या हो जाएगा? बढ़ता जाएगा। तो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन प्लेस अर्थ के अलग अलग प्लेस पे, लोकेशन पे अलग अलग होता है। ये अर्थ मैग्नेटिज्म का ही पार्ट है, ठीक है। सो दिस इज द एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, दो प्लेन के बीच जो एंगल होता है, दैट इज कॉल्ड द एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। ओके, नाउ डिप एंगल सेकेंड अर्थ का कंपोनेंट है। डिप एंगल और एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, डिप एंगल बोलिए या एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, चलिए सॉरी डीप एंगल और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, चूंकि डिक्लिनेशन तो हो गया। तो सेकेंड पार्ट पे आते हैं, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन which is also known as deep angle. Angle of inclination
और इसको डीप एंगल ही बोलते हैं, जिसको हम फाई सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। याद रखिए कहीं कहीं पे इसको आई सिंबल से भी, कैपिटल आई सिंबल से भी इंडिकेट किया जाता है। ठीक है, व्हाट इज डीप एंगल? तो पहले हम समझते हैं कि डीप एंगल है क्या। अर्थ एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, तो अर्थ का नेट मैग्नेटिक फील्ड भी होना चाहिए, क्योंकि मैग्नेट है तो मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए। सो अर्थ का नेट मैग्नेटिक फील्ड अर्थ सरफेस के साथ जितना एंगल बनाता है, दैट एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। डायग्राम बनाता हूं तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि मान लीजिए अर्थ है, मान लीजिए मुझे यहां पे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन चाहिए, तो अर्थ का नेट मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए यहां पे BE, दैट इज नेट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। अच्छा, इस सरफेस पे टेंजेंट किधर होगा? ये, और ये लाइन तो वर्टिकल है। सो अर्थ का नेट मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, और अर्थ सरफेस का टेंजेंट कौन सा डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। तो इसके बीच जो एंगल होता है, दैट एंगल इज नोन एज, तो इसको मान लेते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड दिस इज वर्टिकल कंपोनेंट, जो आगे भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, सो अर्थ का नेट मैग्नेटिक फील्ड किसी भी, ऐसे मान लीजिए आपको यहां भी निकालना है, अर्थ सरफेस के इस पॉइंट पे डिक्लिनेशन निकालना है, तो ये हॉरिजॉन्टल के अलोंग एंड दिस इज अर्थ। अगर आपको इस पॉइंट पे निकालना है तो इस पे बी किधर इधर और टेंजेंट किधर इधर, तो यहाँ एंगल फाई का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0, बिकॉज अर्थ का नेट मैग्नेटिक फील्ड भी डाउनवर्ड है एंड टेंजेंट और ड्रॉ किया वो भी डाउनवर्ड है। इसका मतलब हुआ इक्वेटर पे सबसे कम होता फाई का वैल्यू। लेकिन मुझे यहाँ निकालना है डीप एंगल, तो यहाँ अर्थ सरफेस है तो टेंजेंट किधर की ओर होगा? इधर या इधर, और मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? वर्टिकल डाउनवर्ड, यानी BE। इसके बीच एंगल कितना निकल गया? फाई। तो अभी हम देखेंगे कि जो आपका डीप एंगल होता है उसका मैक्सिमम वैल्यू पोल पे होता है एंड मिनिमम वैल्यू 0 होता है, यानी डीप एंगल का वैल्यू 0 एंड 90 के बीच लाई करता है। सो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड अर्थ सरफेस के साथ में जितना एंगल बनाता है, दैट इज नोन एज डीप एंगल। ओके, सो द angle between the angle that made by earth net magnetic field with surface, the angle made by earth net magnetic field with earth net magnetic field with earth surface is known as deep angle or angle of inclination। deep angle or angle of inclination होगा, राइट है। ओके, को डिनोट किसे करते हैं? फाई से। नाउ एंगल हर एक पॉइंट पे अलग अलग होता है, मैक्सिमम वैल्यू कहां पे होगा? द वैल्यू ऑफ डीप एंगल is maximum at pole and minimum at equator।
और ये जो डिप एंगल है वो 0 और 90 के बीच में ही रहता है, उससे बड़ा नहीं होता है. सो डिप एंगल varies from 0 to 90. ठीक है, तो किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड हम वर्टिकल, अगर सरफेस के रिस्पेक्ट में, अभी हम नेक्स्ट थर्ड कंपोनेंट भी देखेंगे, तो सरफेस के रिस्पेक्ट में मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो सरफेस का डायरेक्शन क्या होगा, जो टेंजेंट होता है. जिस पॉइंट पे भी आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना, मतलब डिप एंगल निकालना, तो वहां पे टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा, तो ही एंगल बनेगा. सो डिप एंगल जो है अर्थ का नेट मैग्नेटिक फील्ड सरफेस के साथ जो एंगल बनाता है, दैट इज कॉल्ड द डिप एंगल. और अभी सी बात है, ये हर एक पॉइंट पे क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा. अभी आपने देखा. नाउ द थर्ड कंपोनेंट, दैट इज अर्थ का तीन, मतलब ना अर्थ एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म में पहला पढ़ा हमने एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, सेकेंड एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंड थर्ड वन इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड. ये सेकेंड था. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों ही होते हैं बेसिकली. सो थर्ड वन इज horizontal and vertical component of earth magnetic field. डायग्राम से समझते हैं क्या मीनिंग है, नाम से क्लियर, खाली मैग्नेटिक फील्ड को हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल में रिजॉल्व कर दीजिए. मान लीजिए ये अपना अर्थ है, ये इसका सेंटर पार्ट है. ओके, नाउ अर्थ का नेट मैग्नेटिक फील्ड इधर मान लेते हैं, दिस इज नेट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ. इसका क्या मीनिंग हुआ कि जनरली जब हम मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो किधर होते हैं, इस साइड टिकता है. तो नेट मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल के साथ जितना एंगल बनाता है उसको भी हम डिप एंगल बोलते हैं. दूसरे लैंग्वेज में द मैग्नेट एंगल सबटेंडेड बाय अर्थ मैग्नेटिक फील्ड विद हॉरिजॉन्टल इज नोन एज डिप एंगल, ऐसा भी बोल सकते हैं. तो अर्थ का नेट मैग्नेटिक फील्ड मान लेते हैं इधर, जो हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल बनाता है. तो अगर वेक्टर, इफ वेक्टर इज नॉट एक्टिंग अलोंग एनी एक्सिस, यानी ना इस एक्सिस ना इस एक्सिस के अलोंग लगता है, इन दैट कंडीशन क्या करना पड़ता है, वेक्टर का कंपोनेंट रिजॉल्व करना पड़ता है. तो हम इसका भी कंपोनेंट रिजॉल्व कर देंगे. एक कंपोनेंट इधर आएगा कितना, जिस एक्सिस के साथ एंगल बनता है वो हमेशा ही कॉस में होता है. तो मैं इसको ले देता हूँ बी नॉट कॉस फाई. फाई क्या है, डिप एंगल, एंड एक कंपोनेंट कौन सा निकलेगा, दैट इज बी नॉट साइन फाई. मैंने इसको दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दिया. सो इफ फाई इज डिप एंगल, so the horizontal component of earth magnetic field, horizontal component of earth magnetic field कितना होगा, इसको मैं बी एस लिख देता हूँ. मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दैट इज गिवन बाय बी नॉट कॉस फाई. इस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं और बहुत इजी आता है. सिर्फ इतना आपको पता होना चाहिए कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, बी नॉट कॉस फाई. अगर अर्थ डीप एंगल दिया हो एंड अर्थ का नेट मैग्नेटिक फील्ड दिया हो तो आप हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट डिराइव कर सकते हैं. इन सिमिलर वे वर्टिकल component of earth magnetic field, so B V is equal to
बी नॉट साइन फाइव, horizontal and vertical component. Now horizontal component, vertical component and b नॉट में क्या रिलेशन होगा? बहुत आसान है, तो b नॉट का वैल्यू अंडर रूट ऑफ हॉरिजॉन्टल का स्क्वायर प्लस वर्टिकल का स्क्वायर होगा। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ हो तो हम उससे नेट मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। ये सब फॉर्मूला ही इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला बेस पे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, दैट्स व्हाई। ओके, नाउ अब मैं इस दोनों को अगर डिवाइड करूं, दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो क्या मिलेगा? ठीक है, सो बी वी अपॉन बी एच करूं तो बी वी कितना है? बी नॉट साइन फाइव अपॉन बी नॉट कॉस फाइव। बी नॉट से बी नॉट कैंसल, साइन फाइव अपॉन कॉस फाइव टेन फाइव होता है, सो वी कैन राइट टेन फाइव इक्वल टू वर्टिकल कंपोनेंट अपॉन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। मीन्स अगर वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दिया हुआ है तो हम डिप एंगल इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही निकालना है तो ये वर्टिकल कंपोनेंट निकालना है, तो ये हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल से अगर मुझे नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो ये हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल से मुझे अगर डिप एंगल निकालना है तो ये चारों फॉर्मूला से न्यूमेरिकल में डायरेक्टली यूज होता है। सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि वैल्यू किसका क्या होता है। मैं इसलिए बोला कि स्पेसिफाई कर दिया हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल से नेट, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल से डिप एंगल। दिस इज द अर्थ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स। ठीक है, ये था आपका अर्थ मैग्नेटिज्म का एलिमेंट। नाउ अब ये अर्थ मैग्नेटिज्म का एलिमेंट था। अब अर्थ मैग्नेटिज्म से रिलेटेड कुछ टर्म्स जो पता होना चाहिए अपने को, हम उसके रिगार्डिंग स्टडी करेंगे। जैसे व्हाट इज मैग्नेटाइजेशन। जैसे इलेक्ट्रोस्टैट में एक टर्म पढ़ा था कैपेसिटर चैप्टर नंबर 2 में, पोलराइजेशन। मैग्नेटिज्म में मैग्नेटाइजेशन सेम चीज है। पोलराइजेशन का क्या मतलब है? अगर मैं किसी डाइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता हूं तो ये डाइलेक्ट्रिक कितना पोलराइज हो जाएगा, कितना पोलराइज हो जाएगा मतलब इस डाइलेक्ट्रिक पे कितना चार्ज आएगा, दैट इज कॉल्ड पोलराइजेशन। यानी इस पे कोई चार्ज नहीं है और मैंने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, अब इस पे चार्ज आ गया, हम तो ये बोल सकते हैं कि ये मटेरियल पोलराइज हो गया बिकॉज इस पे चार्ज आ गया। एक सरफेस पे पॉजिटिव, एक सरफेस पे निगेटिव, दिस इज कॉल्ड द पोलराइजेशन। सेम चीज मैग्नेटाइजेशन होता है। मान लीजिए कि अभी ये मैग्नेट नहीं है, मैग्नेटिक सब्सटेंस है, इसको मैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, ओके, तो इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ गया। सब नहीं हो सकता, मतलब डस्टर नहीं, जो मैग्नेटिक सब्सटेंस है। बताया भी था मैग्नेटिक सब्सटेंस इज दो सब्सटेंस विच कैन बी मैग्नेटाइज, ठीक है, जिसको हम मैग्नेटाइज कर सकते हैं। तो पहले मैं वही मैग्नेटिक सब्सटेंस आई थिंक कि मैंने एक्सप्लेन किया था, लेकिन फिर में छोटा टॉपिक है, फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आपका मैग्नेटाइज यानी जो आप अर्थ का मैग्नेटिज्म है वो किसी कोई सब्सटेंस मैग्नेटिक सब्सटेंस है वो कैसे पता लगता है। ऑब्वियस सी बात है, देख के पता नहीं लगेगा, दैट इज द एक्सपेरिमेंटल थिंग, ठीक है। और फिर पढ़ेंगे कि मैग्नेटाइजेशन क्या हो। तो मैं क्या बता रहा था, मैग्नेटाइजेशन। तो अगर ये मैग्नेट नहीं है और अगर मैंने किसी फील्ड में रख दिया और ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इसके पास आ गया तो बोलेंगे ये मटेरियल मैग्नेटाइज हो गया, ठीक है। पहले मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं था लेकिन अब इसके पास में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ गया तो मैग्नेटाइज हो गया। अब हर एक सब्सटेंस का मैग्नेटाइज होने का कैपेसिटी अलग अलग होता है। प्रीवियस फर्स्ट लेक्चर हमने पढ़ा था कि मैग्नेट जनरली आयरन एंड आयरन के एलॉय से बनाया जाता है, ओके। तो उसमें
जिसमें आयरन का परसेंटेज ज्यादा होगा वो उतना अच्छा मैग्नेट बनेगा। यानी सब्सटेंस कितना मैग्नेटाइज होगा, सब्सटेंस कितना अच्छा मैग्नेट बनेगा, वो उस सब्सटेंस पे डिपेंड करता है। ओके, तो दैट इज कॉल्ड द मैग्नेटाइजेशन विच इज सेम एज द पोलराइजेशन। फॉर्मूला भी सेम है, बस टर्म्स इंटरचेंज है। मैग्नेटाइजेशन में मैग्नेटिक्स के टर्म्स आएंगे और आपको जो इलेक्ट्रोस्टैटिक का पोलराइजेशन पढ़ा था उसमें इलेक्ट्रोस्टैट का टर्म्स आएंगे, बाकी डिफिनेशन भी सेम है। ओके, नाउ द टर्म्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ मैग्नेटिज्म का फील्ड, नॉट वो तो एलिमेंट्स हमने पढ़ लिया जिसके बेसिस पे हम अर्थ मैग्नेटिक फील्ड को एक्सप्लेन कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट टर्म्स तो मैंने बताया था कि कोई सब्सटेंस मैग्नेटिक मटेरियल है, वो कैसे पता लगेगा। तो मैं ब्रीफ में बता दूं आपको कि सब्सटेंस कोई भी हो एटम से बना होता है, और एटम में ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रॉन तो होगा ही होगा। इलेक्ट्रॉन दो मोशन परफॉर्म करता है, एक वो न्यूक्लियस के अराउंड में रिवॉल्व करता रहता है, एंड इलेक्ट्रॉन कैसे मूव तो कर रहा है, यानी करंट तो प्रोड्यूस करेगा, एंड करंट प्रोड्यूस करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। सो इस इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्यूशन के कारण से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण से इस इलेक्ट्रॉन के पास में मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट होता है। सो पहला आ गया, यानी इलेक्ट्रॉन के पास एक मैग्नेटिक मोमेंट किसके कारण से आया, रिवॉल्यूशन के कारण से, तो उसको बोलते हैं हम एंगुलर मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, यानी अगर बात करो मैग्नेटिक सब्सटेंस, सो इलेक्ट्रॉन के पास में एक आ गया आपका मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू व्हाट, रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस पे स्पिन भी करता है, जैसे अर्थ रिवॉल्व भी करता है और अपने एक्सिस पे स्पिन भी करता है। सो ड्यू टू स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के पास एक और मैग्नेटिक मोमेंट आता है, दैट इज नॉन एज स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, हाउ, ड्यू टू स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी ओवरऑल एक एटम के पास, इलेक्ट्रॉन कहां पे, एटम में है, तो ओवरऑल एक एटम के पास दो टाइप का मैग्नेटिक मोमेंट होता है। वन इज ड्यू टू रिवॉल्यूशन विच इज नॉन एज एंगुलर मैग्नेटिक मोमेंट, एंड अनदर वन ड्यू टू द स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको हम एंगुलर, जिसको स्पिन एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं, सॉरी स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट बोलते हैं। ओके, सो एटम के पास दो मैग्नेटिक मोमेंट, नाउ स्पिनिंग मैग्नेटिक मोमेंट एंड एंगुलर मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन उल्टा हो सकता है, यानी ऐसा भी हो सकता है कि वो रिवॉल्व ऐसे कर रहा है और स्पिनिंग उल्टा साइड हो रहा हो। इन दैट कंडीशन इसका नेट मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालेंगे, एक में से दूसरे का मैग्नेटिक मोमेंट को सबट्रैक्ट करके। सो यहां पे है कि इफ एंगुलर मैग्नेटिक मोमेंट प्लस स्पिन एंगुलर, सॉरी स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, अगर इन दोनों का सम नॉट इक्वल टू 0 है तो ऐसे सब्सटेंस को मैग्नेट में कन्वर्ट किया जा सकता है, एंड सच अ सब्सटेंस इज नोन एज मैग्नेटिक सब्सटेंस। तो बोलोगे कि ये तो हमेशा ही नॉट इक्वल टू सम होगा, कुछ आएगा, ऐसा नहीं है। अगर स्पिनिंग उल्टा डायरेक्शन में हो रहा हो और रिवॉल्यूशन उसके अपोजिट हो रहा हो तो हम सबट्रैक्ट करके लाएंगे, एंड सबट्रैक्शन में अगर अमाउंट सेम हो गया तो इन दैट कंडीशन
उसका नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो हो जाएगा। एंड इन दैट कंडीशन ये जिस सब्सटेंस का एटम है उस सब्सटेंस का मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म, यानी वो मैग्नेट में बना ही नहीं सकते आप, मैग्नेट में उसको कन्वर्ट कर ही नहीं सकते। तो मैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए इन दोनों का सम नॉट इक्वल टू जीरो आना चाहिए। अगर नॉट इक्वल टू जीरो है सो द सब्सटेंस इज नॉन एज मैग्नेटिक सब्सटेंस या मैग्नेटिक मटेरियल, जो आप बोलो, ठीक है, ये मैग्नेटिक सब्सटेंस है। नाउ अब आते हैं हम टर्म्स मैग्नेटाइजेशन पे। व्हाट इज मैग्नेटाइजेशन? तो मैंने आपको मैग्नेटाइजेशन का जनरल मीनिंग बताया कि मैग्नेटाइज का मतलब होता है मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाना, और वो कितना मैग्नेटाइज होगा उसको हम फॉर्मूला से डिराइव करेंगे। सो व्हाट इज मैग्नेटाइजेशन, और इसको इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन भी बोलते हैं। इंटेंसिटी ऑफ व्हाट? मैग्नेटाइजेशन। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एम। जैसे इलेक्ट्रोस्टैट में पोलराइजेशन कैपिटल पी सिंबल से इंडिकेट करते थे, ठीक है। सिमिलरिटी इसलिए बता रहा हूं कि अगर आपका इलेक्ट्रोस्टैट में वो पोर्शन स्ट्रांग होगा तो ये पोर्शन आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और अगर गलती से कभी एग्जाम में आपने इलेक्ट्रोस्टैट का याद है और मैग्नेटिज्म का भूल गए तो आप उसके बेसिस पे खाली इंटरचेंज कर दीजिए, बाकी सब डेफिनेशन सेम होगा, ठीक है। सो क्या होता है, अगर मैथमेटिकल डिफाइन करूं तो इसका मतलब होता है द मैग्नेटाइजेशन of any material is the ratio of net magnetic moment and ratio of net magnetic moment and volume of substance, यानी it is defined as the magnetic moment per unit volume is known as, दूसरे लैंग्वेज में अगर आप ऐसे बोल सकते हैं कि the magnetic moment per unit volume of material is known as मैग्नेटाइजेशन। बेसिकली ये जो डिफिनीशन है जेड और एस दोनों ले सकते हैं, कोई इशू नहीं उसमें, ठीक है। बेसिकली ये जो मैग्नेटाइजेशन है, ठीक है, एक में लिखा गया कि रेशियो ऑफ नेट मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, और दूसरा कि मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। सिंपल वे में डिफाइन कर सकते हैं इसको। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल M symbol. It is a vector quantity. Obviously बात है, वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके पास डायरेक्शन भी होगा, इसका डायरेक्शन मैग्नेटिक मोमेंट के डायरेक्शन में ही होता है। Its direction is same as magnetic moment। ये मैथमेटिकल डिफिनेशन है, यानी फॉर्मूला को डिफाइन कर दिया तो मैथमेटिकल डिफिनेशन है। बाकी एक्चुअल मैग्नेटाइजेशन का मीनिंग क्या होता है मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, कि किसी सब्सटेंस को मैग्नेट में कन्वर्ट कर देना उसको मैग्नेटाइजेशन वो कहलाता है, ठीक है। फॉर्मूला देखते हैं, मैग्नेटाइजेशन इज इक्वल टू मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन वॉल्यूम। आप यही चीज मैग्नेटाइजेशन के बदले पोलराइजेशन कर दीजिए,
एंड मैग्नेटिक मोमेंट के बदले में इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कर दीजिए, दिस फार्मूला बिकम्स फार्मूला ऑफ पोलराइजेशन। वहां पे देखिएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक में पोलराइजेशन दिखाया हुआ है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड पोलराइजेशन एंड हेयर मैग्नेटाइजेशन। ये क्या बताता है, कोई सब्सटेंस कितना अच्छे से मैग्नेटाइज हो सकता है या किसी में मैग्नेटाइजेशन कितना ज्यादा हो सकता है, वो उस चीज को एक्सप्लेन करता है। सो मैग्नेटिक मोमेंट पोलराइजेशन मैग्नेटाइजेशन इज इक्वल टू मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, नाउ इसका यानी इसी का एक्सप्लेनेशन है, ध्यान से देखिए, मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम यानी जो फॉर्मूला था उसको थ्योरी के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दीजिए। नाउ व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटाइजेशन, जेडी यूज कर लीजिए। मैग्नेटिक मोमेंट का यूनिट एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट का यूनिट होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर, और डिवाइडेड में क्या है, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का यूनिट होता है मीटर क्यूब, तो ये हो जाएगा आपका एम्पियर मीटर इनवर्स। सो एम्पियर मीटर इनवर्स। डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करो, डायमेंशनल फॉर्मूला तो एम्पियर का तो एम्पियर ही होता है, एसआई सिस्टम में आता है। बात बता पर मीटर, मीटर के लिए लेंथ यूज करते हैं तो एल इनवर्स। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड जिसको इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन भी बोलते हैं। इससे क्या पता लगेगा किसी सब्सटेंस को कितना मैग्नेटाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसका मैग्नेटाइजेशन जैसे मान लीजिए आ गया 10 जो यूनिट है एम्पियर पर मीटर, और इसका मैग्नेटाइजेशन है 50, इसका मतलब हुआ कि ये बहुत अच्छे से मैग्नेटाइज होगा, यानी मैग्नेट बहुत अच्छा बनेगा। किसी सब्सटेंस का मैग्नेटाइजेशन ज़्यादा है मतलब इजीली मैग्नेटाइज हो जाता है, तो उसको बोलते हैं मैग्नेटाइजेशन, यानी मैग्नेटाइज अच्छा हो गया है, मैग्नेट में वो अच्छा कन्वर्ट हो जाएगा। जो जितना ज़्यादा मैग्नेटाइज होगा वो उतना अच्छा मैग्नेट बनेगा। सो दिस इज द टर्म इज नोन एज मैग्नेटाइजेशन। नाउ अगर मुझे इसको मैग्नेट में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, मुझे किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखना पड़ेगा, ठीक है। जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, इन दैट कंडीशन इस सब्सटेंस के अंदर भी क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। तो पहले मैग्नेट नहीं था, अब मैंने मैग्नेटिक फील्ड में रखा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, तो ये मैग्नेट में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब है कि इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड स्टोर हुआ होगा, इंड्यूस हुआ होगा। सो द मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड इन दिस मटेरियल ड्यू टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज नोन एज इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। जो नेक्स्ट टर्म है हम अपने को वही पढ़ना है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी एंड मैग्नेटाइजेशन। ये टर्म क्लियर है, ये टर्म्स है जो रिलेटेड टर्म्स हैं, ये अर्थ एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म में नहीं आता है, दिस इज द इंडिपेंडेंट टॉपिक। ओके, सो अब हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक इंटेंसिटी। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है, वैसे ही मैग्नेटिक इंटेंसिटी एंड मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजिंग फील्ड, ये दो चीजें होती हैं। मैग्नेटिक इंटेंसिटी और इसी को मैग्नेटाइजेशन फील्ड भी बोलते हैं। सो व्हेन अ मैग्नेटिक मटेरियल इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो जो मैग्नेटिक मटेरियल होता है वो मैग्नेटाइज हो जाती है, यानी मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो जाता है उस मटेरियल में। तो जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हुआ है उसको हम इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस किसने किया, एक्सटर्नल फील्ड ने। जो हमने एक्सटर्नल फील्ड रखा था उसको उसने इस सब्सटेंस में क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस किया। तो
इस सब्सटेंस के इनसाइड में जो मैग्नेटिक फील्ड आया उसको हम इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। और इस सब्सटेंस में जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस किया, किसने किया? एक्सटर्नल फील्ड ने। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो हम अप्लाई करते हैं इसको मैग्नेटाइजिंग फील्ड बोलते हैं। कहने का मतलब बॉडी के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हुआ उसको इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, और ये जो एक्सटर्नल फील्ड जिसने इसमें मैग्नेटिक फील्ड को इंड्यूस किया, अगर एक्सटर्नल फील्ड नहीं होता तो मैग्नेट बनता नहीं, तो ये जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसको हम मैग्नेटाइजिंग फील्ड बोलते हैं। ठीक है। एंड मैग्नेटाइजिंग फील्ड के स्ट्रेंथ को मैग्नेटिक इंटेंसिटी बोलते हैं, जो कि H सिंबल से इंडिकेट किया जाता है। तो मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी अलग अलग होता है। तो व्हाट इज दिस? व्हेन अ मैग्नेटिक material is placed in magnetic field, तो क्या हो गया? उस सब्सटेंस में मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? इंड्यूस हो जाएगा। सो मैग्नेटिक फील्ड गेट इंड्यूस्ड इन, कहां पे? मैग्नेटिक सब्सटेंस। एंड जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड हुआ है, दिस मैग्नेटिक फील्ड इज known as induced magnetic field. Okay, and the magnetic field which induced the magnetism in material, इस मैग्नेटिज्म, इस मटेरियल में मैग्नेटिज्म किसने इंड्यूस किया? एक्सटर्नल फील्ड ने। सो द फील्ड that induced magnetic field in substance is known as मैग्नेटाइजिंग फील्ड। यानी जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हुआ, सिंपल लैंग्वेज से बात करो तो जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसको हम मैग्नेटाइजिंग फील्ड बोलेंगे। एंड उस मैग्नेटाइजिंग फील्ड के कारण से इस सब्सटेंस में जो मैग्नेटिक फील्ड आया दैट इज नोन एज इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। यानी इसके अंदर जो है मैग्नेटिक फील्ड, एंड जो बाहर एक्सटर्नली अप्लाई किया दैट इज नोन एज मैग्नेटाइजिंग फील्ड। एंड मैग्नेटाइजिंग फील्ड के स्ट्रेंथ को मैग्नेटिक इंटेंसिटी रिप्रेजेंट करती है। यानी द मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड इज नॉन एज मैग्नेटिक इंटेंसिटी। यानी मैग्नेटाइजिंग फील्ड स्ट्रॉन्ग था, वीक था, कितना था वो। सो द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटाइजिंग field is known as magnetic intensity। ठीक है, जिसको हम कैपिटल H सिंबल से इंडिकेट करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी दोनों का यूनिट सेम नहीं होता है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या होता है? सिर्फ आपका टेस्ला, जबकि इसका जो यूनिट है वो आपका एम्पियर पर यूनिट मीटर है। सो SI यूनिट ऑफ इंटेंसिटी इज एम्पियर पर मीटर। यानी H का जो यूनिट है वो आपका एम्पियर पर मीटर है। ठीक है, एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी, मैग्नेटाइजेशन यानी कैपिटल M एंड मैग्नेटिक फील्ड में एक रिलेशन भी है। देखिए क्या रिलेशन है। और मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू यानी
एच का फॉर्मूला होता क्या है? सो मैं साइड में लिख देता हूं, द मैग्नेटिक, ठीक है, अगर यहां समझ आ गया हो तो मैं इधर ही लिख देता हूं, क्योंकि फॉर्मूला बड़ा है, थोड़ा सा लिखना पड़ेगा इसीलिए, ठीक है। तो मैं इसको लिख दिया कि सिंपल लैंग्वेज से माइंड में सिर्फ लिखने टाइम में तो यही लिखने का, और सिंपल मान ये ध्यान रखना कि जो हम बाहर से मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं उसको मैग्नेटाइजिंग फील्ड बोलते हैं, जो मैग्नेटाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, दैट इज कॉल्ड द मैग्नेटाइजिंग फील्ड। एंड जब उसके कारण से जो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड आया, दैट इज कॉल्ड द इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों अलग अलग टर्म्स होते हैं, ठीक है। नाउ इसका फॉर्मूला देख लेते हैं कि मैग्नेटिक इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है एंड कैसे ये रिलेट करता है मैग्नेटाइजेशन से। सो द मैग्नेटिक इंटेंसिटी H is equal to B naught upon mu minus capital M, sorry, mu naught. Magnetic field divided by permeability of space minus magnetization is equal to H के बराबर है। What is B? जहाँ पे induced magnetic field है, M मैग्नेटाइजेशन है, एंड म्यू नॉट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है। ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला। इसी फॉर्मूला से रिलेटेड है, मतलब इसी फॉर्मूला को अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए मैं उसको हेडिंग दे देते हैं और वैल्यू लिखते हैं कि व्हाट रिलेशन बिटवीन, यानी नया टॉपिक दे दीजिए आप कि रिलेशन बिटवीन एच बी एंड एम। एच बी एन एम में क्या रिलेशन है? बहुत आसान है, इसको क्रॉस मल्टी एलसीएम लीजिए तो क्या हो जाएगा, B इज इक्वल टू म्यू नॉट एच प्लस एम। दिस इज द रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एच एंड एम। सिर्फ इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, एलसीएम लेंगे तो म्यू नॉट यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और म्यू नॉट यहाँ ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको लेफ्ट साइड ले आइए। दिस इज रिलेशन बिटवीन दिस, ठीक है। फिर रिलेशन है आपका मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी में भी रिलेशन है। अभी तो हमने पढ़ा है बी एच एंड एम में रिलेशन, एच और एम में भी डायरेक्टली रिलेशन है, ठीक है। दैट इज रिलेशन बिटवीन मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी, ठीक है। जो आगे का टर्म्स है हम सेकेंड लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 4 में इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। इस लेक्चर को बारीकी से एक एक पॉइंट को समझना पड़ेगा। कोई भी कॉम्पिटिटिव पार्ट हो या एनसीईआरटी पार्ट हो, उसके लिए बेसिक बहुत जरूरी होता है, और ये जो बेसिक्स है एनसीईआरटी का, वो कॉम्पिटिटिव पार्ट के लिए बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक की तरह काम करता है। सो गो थ्रू ईच एंड एवरी लेक्चर्स, ठीक है, उसको अच्छे से समझिए, ठीक है, एंड देन आफ्टर उसके बेसिस पे आप डिफरेंट क्वेश्चंस कर सकते हैं, ओके।